नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। नमस्कार। जरा सोचिए, 1950 में जब देश का नया संविधान लागू हुआ, तो वो जो सैकड़ों पुराने कानून थे अंग्रेजों के जमाने वाले, हाँ, उनका क्या हुआ? खासकर तब जब वो कानून हमारे नए नवेले संविधान के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, उनसे सीधे टकरा रहे हों। बिल्कुल सही सवाल है। और ये उस वक्त के भारत के सामने एक बड़ी कानूनी और कह सकते हैं प्रैक्टिकल चुनौती थी। हाँ, एक तरफ तो लीगल कंटिन्यूटी यानी कानूनी निरंतरता बनाए रखनी थी ताकि देश चलता रहे, सिस्टम ना बिगड़े। बिल्कुल। और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी यानी संविधान की सर्वोच्चता को भी स्थापित करना था। भाई नया संविधान है, सबसे ऊपर है। इसी पहेली को सुलझाने में मुझे लगता है भिकाजी नारायण धाकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो 1955 का केस है, वो एक मील का पत्थर बना। बिल्कुल बिल्कुल एक लैंडमार्क केस है ये। और इसी केस से निकला डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो संविधान को समझने वालों के लिए और खास तौर पर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है। हाँ, समझना बहुत जरूरी है इसे। तो चलिए आज इसी मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि ये सिद्धांत आखिर है क्या और क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जरूर। तो 1950 के बाद की स्थिति क्या थी? भारत गणतंत्र बन गया, पर ढेरों प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी संविधान लागू होने से पहले के कानून वो अभी भी लागू थे। सैकड़ों कानून थे। अब सवाल ये उठा कि अगर इनमें से कोई कानून पार्ट 3 में दिए गए फंडामेंटल राइट्स से मेल नहीं खाता, मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो उसका क्या होगा? यहीं पर संविधान का आर्टिकल 13(1) सामने आता है। हाँ, आर्टिकल 13(1) वो कहता है कि संविधान लागू होने से पहले के सभी कानून अगर वो पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स के प्रावधानों से इनकंसिस्टेंट हैं, मतलब मेल नहीं खाते, तो उस इनकंसिस्टेंसी की हद तक वॉइड यानी शून्य होंगे। लेकिन ये वॉइड शब्द, इसका असली मतलब क्या था? क्या इसका मतलब था कि कानून पूरी तरह से खत्म माना जाएगा, जैसे वो कभी था ही नहीं, जिसे लीगल भाषा में वॉइड एब इनिशियो कहते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। या फिर वो सिर्फ निष्क्रिय मतलब इनऑपरेटिव हो जाएगा, लागू नहीं रहेगा पर मौजूद रहेगा। और ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर सारे इनकंसिस्टेंट कानून एक झटके में वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से ही शून्य मान लिए जाते, तो सोचिए क्या होता। बिल्कुल, देश में एक बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव वैक्यूम यानी एक विधायी शून्यता पैदा हो सकती थी। कानूनी नहीं होते कई चीजों के लिए, पूरी व्यवस्था चरमरा सकती थी। हाँ, केओस हो जाता। बिल्कुल। तो इसी गुत्थी को सुलझाने की पहली अहम कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की केशवन माधवा मेनन वी स्टेट ऑफ बॉम्बे केस में 1951 में। अच्छा। भिकाजी नारायण से। हाँ, उससे पहले कोर्ट ने इसमें कहा कि आर्टिकल 13(1) का असर प्रोस्पेक्टिव है, यानी भविष्य पर पड़ेगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, यानी पिछले समय पर नहीं। इसका मतलब ये कि संविधान लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले उस पुराने कानून के तहत जो भी काम हुए वो वैध रहेंगे, उन पर असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। लेकिन संविधान लागू होने के बाद वो कानून उस हद तक लागू नहीं होगा जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ओके, तो केशवानंद माधवा मेनन ने ये इशारा तो दे दिया कि शायद कानून पूरी तरह मरता नहीं है, बस फंडामेंटल राइट्स के सामने आने पर वो एक तरह से अप्रभावी या निष्क्रिय सा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यहीं से वो आइडिया पनपना शुरू हुआ कि कानून शायद पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि उस पर किसी चीज का कह लीजिए साया पड़ जाता है। एक तरह से भिकाजी नारायण केस के लिए मंच तैयार हो रहा था। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे भिकाजी नारायण केस पर। मामला क्या था इसमें? मामला जुड़ा था सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 से। 1947 का एक्ट यानी आजादी से भी पहले का। हाँ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था। और ये कानून उस समय की राज्य सरकार को ये अधिकार देता था कि वो सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट के पूरे कारोबार को अपने हाथ में ले लें। मतलब पूरा कंट्रोल सरकार का, स्टेट मोनोपोली। हाँ बिल्कुल, स्टेट मोनोपोली यानी राज्य के एकाधिकार की इजाजत देता था ये कानून। तो फिर दिक्कत क्या थी? याचिकाकर्ता कौन थे? याचिकाकर्ता थे भिकाजी नारायण ढाकरस और कुछ दूसरे बस ऑपरेटर्स। अच्छा, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स। हाँ, उनकी दलील ये थी कि 1947 का ये कानून अब संविधान लागू होने के बाद उनके आर्टिकल 19(1) के तहत मिले फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 19(1)
ये तो व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है ना? बिल्कुल, सभी नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। उनका कहना था कि भाई जब राज्य सरकार ही पूरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाएगी तो हम प्राइवेट ऑपरेटर्स क्या करेंगे? हमारा व्यापार करने का अधिकार तो खत्म ही हो गया। बात तो सही तो है। उनकी मांग थी कि आर्टिकल 13(1) के तहत इस 1947 के कानून को वॉइड घोषित किया जाए। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उनके सामने ये बड़े सवाल आ गए होंगे। हाँ, कोई पेचीदा सवाल थे। पहला, क्या वाकई 1947 का कानून संविधान लागू होने पर आर्टिकल 19(1)(g) से टकरा रहा था? दूसरा, आर्टिकल 13(1) में ये जो वॉइड शब्द है, इसका ठीक ठीक क्या है? क्या पूरी तरह खत्म हो जाना या सिर्फ टेम्पररी तौर पर इनएक्टिव होना? और तीसर, जो शायद सबसे अहम सवाल था, क्या 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, हाँ, पहला संविधान संशोधन, जिसने स्टेट मोनोपोलीज को संवैधानिक रूप से जायज ठहरा दिया था, क्या उसने इस पुराने 1947 के कानून को अपने आप ही मतलब ऑटोमेटिकली फिर से जिंदा कर दिया था? ये तो वाकई दिलचस्प सवाल थे। और इनके जवाबों ने ही न सिर्फ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को शेप दिया, बल्कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की दिशा पर भी गहरा असर डाला। यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये मामला सिर्फ कोर्टरूम के लीगल बारीकियों का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे उस दौर के भारत का पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माहौल था, है ना? बिल्कुल। आजादी के बाद का शुरुआती दौर था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चल रही थी। हाँ। और देश की अर्थव्यवस्था में स्टेट कंट्रोल यानी राज्य के नियंत्रण और नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण पर बहुत जोर था। ये माना जा रहा था कि ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार देश के विकास के लिए, आम लोगों के भले के लिए जरूरी है। तो एक तरफ सरकार की नेशनलाइजेशन की पॉलिसी और दूसरी तरफ संविधान का फंडामेंटल राइट टू ट्रेड, यही टकराव हो रहा था। एग्जैक्टली। वो 1947 का कानून जो स्टेट मोनोपोली की बात करता था, वो 1950 में लागू हुए आर्टिकल 19(1)(g) यानी नागरिकों के व्यापार करने के मौलिक अधिकार से सीधे सीधे टकरा रहा था। लेकिन आर्टिकल 19(6) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात तो थी, मतलब सरकार कुछ रोक तो लगा ही सकती थी। हाँ, रोक लगा सकती थी। संविधान के मूल आर्टिकल 19(6) में राज्य को व्यापार की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगाने की इजाजत थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या किसी प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से बाहर कर देना, मतलब टोटल एक्सक्लूजन, क्या वो एक रीजनेबल यानी उचित प्रतिबंध माना जा सकता है? अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन का सवाल था। हाँ, और शुरुआती दौर में अदालतें इसे अक्सर अनरीजनेबल मान रही थी, मौलिक अधिकार का उल्लंघन मान रही थी। तो जब कोर्ट्स ने सरकार की नेशनलाइजेशन जैसी पॉलिसीज पर सवाल उठाने शुरू कर दिए फंडामेंटल राइट्स के नाम पर, तो सरकार को दिक्कत हुई होगी अपनी नीतियां लागू करने में। जाहिर है, तब संसद ने दखल दिया। कैसे? सरकार अपना नेशनलाइजेशन का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती थी और ये जो अदालती रुकावटें आ रही थीं, उन्हें दूर करना चाहती थी। इसी बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 पास किया गया। पहला संशोधन, ये तो बहुत लैंडमार्क था वैसे भी। हाँ, इसने कई चीजें बदली और इसने सीधे आर्टिकल 19(6) को ही बदल दिया। क्या बदलाव किया? इसमें साफ तौर पे ये जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 19(1)(g) में जो व्यापार की स्वतंत्रता दी गई है, वो राज्य को कोई भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा चलाने से नहीं रोकेगी, भले ही ऐसा करने में नागरिकों को पूरी तरह या आंशिक रूप से उस व्यापार से बाहर यानी कंप्लीट और पार्शियल एक्सक्लूजन ही क्यों न करना पड़े। अरे, मतलब संसद ने संविधान में ही लिख दिया कि राज्य अगर चाहे तो किसी भी व्यापार पर अपना पूरा एकाधिकार कर सकता है और नागरिकों को उससे बाहर रख सकता है, और इसे आर्टिकल 19(1)(g) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। इस संशोधन ने स्टेट मोनोपोलीज को एक तरह से संवैधानिक कवच पहना दिया। इसने वो इनकंसिस्टेंसी, वो असंगति ही खत्म कर दी जिसके कारण 1947 का कानून आर्टिकल 19(1)(g) के सामने टिक नहीं पा रहा था। समझ गए। तो अब टकराव की जड़ ही खत्म कर दी गई। हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल कोर्ट के सामने ये था कि जो कानून 1950 में फंडामेंटल राइट से टकराने की वजह से इनएक्टिव हो गया था, क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, जिसने उस टकराव को ही खत्म कर दिया, अपने आप फिर से इफेक्टिव हो जाएगा, या सरकार को एकाधिकार के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा? हाँ, यही सवाल था। तो गेंद अब वापस सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। संसद ने संविधान बदल दिया था। अब कोर्ट को तय करना था कि उस पुराने 1947 के कानून का क्या होगा। और यहीं पर भिकाजी नारायण 1955 का वो ऐतिहासिक फैसला आया। बिल्कुल, और इसी फैसले से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत साफ तौर पर सामने आया। तो क्या कहा कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद माधवा मेनन वाली बात को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13(1) के तहत खासतौर पे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए वॉइड के मतलब वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से शून्य नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी सिर्फ उस हद तक शून्य जिस हद तक वो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत है, उनसे टकराता है। तो कोर्ट ने एक तरह से कहा कि 1947 का कानून नहीं 1950 में मरा नहीं था, नहीं, मरा नहीं था। बल्कि संविधान लागू होने पर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) के कारण वो इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय या एक्लिप्स्ड यानी ग्रसित हो गया था। हाँ, एक्लिप्स्ड। जैसे सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूरज छिप जाता है पर खत्म नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। कुछ वैसा ही फंडामेंटल राइट की छाया ने उस पुराने कानून को ढक लिया था। वो डॉर्मेंट हो गया था, सो गया था। तो यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का सिद्धांत निकला। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं फिर? देखिए, इसके मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, अगर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसी फंडामेंटल राइट से टकराता है तो वो कानून खत्म नहीं होता, बल्कि उस फंडामेंटल राइट को रखने वालों के लिए, मतलब होल्डर्स के लिए, निष्क्रिय यानी डॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो फंडामेंटल राइट सिर्फ नागरिकों, सिटीजन्स को मिला है, जैसे आर्टिकल 19 के अधिकार, तो वो कानून गैर नागरिकों पर लागू रह सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि गैर नागरिकों के लिए तो कोई टकराव है ही नहीं, वो फंडामेंटल राइट तो उन्हें मिला ही नहीं, तो कानून सिर्फ नागरिकों के लिए ग्रसित हुआ है, गैर नागरिकों के लिए नहीं। ये तो बहुत बारीक बात है। हाँ, और तीसरा सबसे अहम बिंदु, अगर बाद में संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उस फंडामेंटल राइट को इस तरह बदल दिया जाए कि वो टकराव, वो इनकंसिस्टेंसी ही खत्म हो जाए, जैसा फर्स्ट अमेंडमेंट ने किया। हाँ, जैसा फर्स्ट अमेंडमेंट ने किया, तो वो एक्लिप्स्ड यानी ग्रसित कानून अपने आप फिर से पूरी तरह प्रभावी यानी रिवाइव हो जाएगा। अपने आप मतलब सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं? नहीं, उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो ग्रहण हटा, वो छाया हटी, कानून फिर से एक्टिव हो गया। वाह! तो कोर्ट ने भिकाजी नारायण में यही माना कि 1951 के फर्स्ट अमेंडमेंट ने आर्टिकल 19(6) को बदलकर उस छाया या टकराव को हटा दिया जो आर्टिकल 19(1) और 1947 के कानून के बीच था। बिल्कुल। इसलिए 1947 का कानून, जो 26 जनवरी 1950 को नागरिकों के लिए निष्क्रिय हो गया था, वो फर्स्ट अमेंडमेंट के लागू होते ही 1951 में अपने आप फिर से पूरी तरह लागू हो गया। हाँ, और कोर्ट ने एक और बहुत सटल लेकिन महत्वपूर्ण बात साफ की। क्या? वो ये कि जिस दौरान कानून एक्लिप्स था, यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर फर्स्ट अमेंडमेंट के लागू होने तक, उस दौरान नागरिकों के संबंध में उस 1947 के कानून के तहत कोई अधिकार या दायित्व, मतलब राइट्स और ऑब्लिगेशंस पैदा नहीं हो सकते थे। हाँ, क्योंकि वो इनएक्टिव था उनके लिए। बिल्कुल, उस दौरान वो कानून नागरिकों के लिए अप्रभावी था। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि आर्टिकल 19(1) का जी सिर्फ नागरिकों को ही मिला है, हाँ, इसलिए 1947 का कानून उसी 1950-51 की अवधि के दौरान भी गैर नागरिकों, नॉन सिटीजन्स के लिए पूरी तरह वैलिड और लागू था। कमाल है। ये वॉइड शब्द की कितनी प्रिसाइज और प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन थी। मतलब शून्य सिर्फ इनकंसिस्टेंसी की लिमिट तक, और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके राइट्स अफेक्ट हो रहे थे। बिल्कुल, इट वॉज अ वेरी नुआंस्ड इंटरप्रिटेशन। तो इस फैसले का फिर दूरगामी असर क्या पड़ा? असल में इसका मतलब क्या निकला देश के लिए? असर बहुत बड़ा था। सबसे बड़ा और इमीडिएट असर तो ये हुआ कि देश के लिए लीगल कंटिन्यूटी यानी कानूनी निरंतरता पक्की हो गई। कैसे? सोचिए, अगर आर्टिकल 13(1) का मतलब वॉइड अब इनिशियो समझा जाता, तो 1950 में शायद हजारों पुराने कानून जो किसी न किसी फंडामेंटल राइट से थोड़ा बहुत भी टकराते, वो सब एक झटके में खत्म हो जाते। हाँ, वो लेजिस्लेटिव वैक्यूम वाली बात। हाँ, उससे भयानक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस, प्रशासनिक अराजकता और एक बड़ा विधायी शून्य पैदा हो सकता था। हाँ। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स ने इस स्थिति से देश को बचाया। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत रही होगी उस समय की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसने पुराने कानूनों को एकदम से बातिल करने के बजाय उन्हें परखने और संभालने का एक तरीका दिया। बिल्कुल, इसने एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। जो पुराने कानून फंडामेंटल राइट से टकराए, वे नागरिकों के लिए रुक गए, इनएक्टिव हो गए, लेकिन भविष्य में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उनके फिर से प्रभावी होने की संभावना बनी रही। इससे सिस्टम में स्टेबिलिटी आई। लेकिन इसका सबसे लास्टिंग कंट्रीब्यूशन शायद वो जूरिस्प्रूडेंशियल ड्यूअलिटी है,
वो न्यायशास्त्रीय द्वैतता जो जुडिशरी ने आर्टिकल 13 की व्याख्या करते हुए स्थापित की। अच्छा, ये डुअलिटी क्या है, मतलब दोहरा मापदंड? हाँ, एक तरह से ये द्वैतता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों के बीच। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। बताइए। देखिए, पहला, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी वो कानून जो संविधान लागू होने से पहले बने थे और आर्टिकल 13(1) के दायरे में आते हैं। हाँ। इन पर डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है। ये फंडामेंटल राइट से टकराने पर इक्लिप्स्ड यानी ग्रसित हो सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। और अगर बाद में संवैधानिक संशोधन से वो टकराव हट जाता है तो ये कानून रिवाइव यानी पुनर्जीवित हो सकते हैं, जैसा भिखाजी नारायण में हुआ। ठीक है। ये दिखाता है कि जुडिशरी ने नए गणतंत्र की पुरानी कानूनी विरासत के प्रति एक प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल रवैया अपनाया। और दूसरा? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। हाँ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, यानी वो कानून जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए, 26 जनवरी 1950 के बाद। ये आर्टिकल 13(2) के दायरे में आते हैं। आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 के अधिकारों को छीनता या कम करता हो। तो अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो बनाते समय ही किसी फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद के फैसलों में, जैसे दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स 1974 में, ये माना कि ऐसे कानून वॉइड एब इनिशियो होते हैं। मतलब जन्म से ही शून्य। हाँ, जन्म से ही शून्य। वो कभी वैध रूप से लागू ही नहीं होते। उन्हें स्टिल बॉर्न यानी मृत जन्मा माना जाता है। अरे। और क्योंकि वो शुरू से ही शून्य होते हैं, उन्हें बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी जिंदा नहीं किया जा सकता। एक्लिप्स का फायदा उन्हें नहीं मिलता। ये फर्क तो बहुत बड़ा है। मतलब संविधान बनने से पहले के कानूनों की गलती को सुधारा जा सकता है अगर संविधान खुद बदल जाए, लेकिन संविधान बनने के बाद अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो वो शुरू से ही इनवैलिड है। उसे एक्लिप्स का लाइफ सपोर्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही समझा आपने। ये दिखाता है कि जुडिशरी संविधान लागू होने के बाद बने कानूनों को लेकर ज्यादा सख्त है, संविधान की रक्षा करनी है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को बनाए रखने और साथ ही देश के लीगल सिस्टम को स्टेबल रखने के बीच एक बहुत फाइन बैलेंस बनाया। हाँ, पुराने कानूनों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाई, उन्हें अडेप्ट करने का मौका दिया, लेकिन नए कानूनों के लिए एक क्लियर रेड लाइन खींच दी कि उन्हें हर हाल में फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करना ही होगा। और इस पूरे प्रकरण ने, मतलब भिखाजी नारायण और फर्स्ट अमेंडमेंट ने, संसद और न्यायपालिका के बीच के शुरुआती रिश्तों पर, वो जो पार्लियामेंट जुडिशरी डायनामिक्स कहते हैं, उस पर भी रोशनी डाली। हाँ, बिल्कुल। संसद ने अपनी पॉलिसी, जैसे नेशनलाइजेशन, उसको लागू करने के लिए संविधान संशोधन का रास्ता अपनाया, और जुडिशरी ने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जैसे सिद्धांत को डेवलप करके उस बदलाव को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर अकोमोडेट किया, कानून की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हुए। ये दिखाता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का विकास अक्सर लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच एक डायलॉग और कभी-कभी टेंशन के जरिए होता है। बिल्कुल। विधायिका नीतियां बनाती हैं, कानून लाती हैं, संशोधन करती हैं, और न्यायपालिका उन कदमों को संविधान की कसौटी पर परखती है, उनकी व्याख्या करती है, सीमाएं तय करती है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संक्षेप में कहें तो भिखाजी नारायण धकरास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस भारतीय संवैधानिक कानून की नींव के पत्थरों में से एक है। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को स्थापित किया। एक बहुत ही यूनिक जुडिशियल सॉल्यूशन था ये, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और लीगल स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाया। हाँ। और इसने हमें आर्टिकल 13 की वो महत्वपूर्ण बारीकियां सिखाएं कि कैसे ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों के साथ अलग अलग ढंग से डील करता है। ये ज्ञान, मुझे लगता है, कानून और पब्लिक सर्विस की तैयारी करने वाले हर व्यक्ति के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अनिवार्य है। और जाते जाते एक सोचने के लिए बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ। जैसा हमने डिस्कस किया, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स मुख्य रूप से प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों पर ही लागू होता है, और दीपचंद जैसे केसों ने साफ किया कि ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वे तो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। हाँ। लेकिन क्या निष्क्रियता या डोमेंसी और पुनर्जीवन या रिवाइवल का जो मूल सिद्धांत इस डॉक्ट्रिन में है, क्या वो भविष्य में कभी किसी बहुत ही एक्सेप्शनल, बहुत ही जटिल परिस्थिति में पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनों से जुड़े किसी टेम्पररी कॉन्फ्लिक्ट या सस्पेंशन की व्याख्या करने में भी कोई इनडायरेक्ट या पार्शियल भूमिका निभा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। या ये सिद्धांत पूरी सख्ती से केवल 1950 से पहले के कानूनों की विरासत तक ही सीमित रहेगा,
ये एक ऐसा एकेडमिक सवाल है जिस पर मुझे लगता है भविष्य में भी बहस जारी रह सकती है। दिलचस्प। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।